नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर बिहार से है, पटना से है, जहां पर विपक्षी दलों की आज घंटों बैठक चली और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, बता रहे हैं दिनकर आनंद। शुक्रवार को बिहार के पटना में 17 विपक्षी दल एक साथ एकजुट हुए और 24 के गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें, इस दौरान अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस को रुख साफ करने को कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बिना चर्चा के इस अध्यादेश पर हम कोई भी फैसला नहीं लेंगे। आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता को लेकर सभी लोगों ने चर्चा की, उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी बड़े नेताओं ने अपने अपने बयान रखे। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी एकजुट हुए हैं तानाशाही के खिलाफ, हमें कृपया विपक्षी दल ना कहें, हम सब एक हैं और एक होकर आगे लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज के इस बैठक के बाद एक और बैठक होगी, जो कि 12 जुलाई को संभवतः शिमला में होगी। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी और बैठक में नीतीश कुमार को शायद संयोजक बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2024 के चुनाव विपक्षी एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पूरी खबर क्या है, बता रहे हैं विशाल मिश्रा। विशाल शाह आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पटना में गठबंधन चल रहा है, जो बैठक चल रही है दलों की, उसको लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि इस गठबंधन से मोदी को और बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर से एक बार मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगे और 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने साफ साफ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ एक फोटो सेशन कार्यक्रम चल रहा है। और इसके साथ वहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। जितेंद्र सिंह वहाँ से देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी उनका जोरदार स्वागत किया जम्मू कश्मीर में। उसके बाद वहां पर उन्होंने कई बातों को लेकर के भी बात की और जमकर विपक्ष पर हमला बोला है और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। कहा है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और 300 सीटों का उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि 300 सीटों से ज्यादा बीजेपी 2024 में जीत दर्ज करेगी। अमित शाह ने विपक्षी दलों की बैठक पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। उसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद नए जम्मू कश्मीर का निर्माण होने की भी बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में आतंक पर शिकंजा कसा है, जम्मू कश्मीर में पहले से अधिक शांति है। अमित शाह ने अब्दुल्ला मुफ्ती परिवारों पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके कार्यकाल में आतंक के कारण जम्मू कश्मीर में 42,000 लोगों की मौत हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि परिवार बताए कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थी, इस पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थी, जबकि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी मामले का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने विपक्ष पर वहां जमकर हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने आंकड़े भी दिए कि लगभग 300 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी और मोदी को लेकर के उन्होंने बातें कही कि जो पटना में गठबंधन की बातें चल रही है, विपक्ष एकजुट होने की बातें कर रही हैं, वो मोदी और बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर निशाना साधा और तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, बता रहे नितिन चौधरी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज विपक्ष की हो रही पटना में बैठक को देखते हुए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लगे हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया है उसे कांग्रेस भूल गई है। जिस तरीके से उनकी दादी को जो जेल में भेजा था तो उस पर जो है हमला बोला है। नड्डा ने याद दिलाया है कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही नहीं थी जिन्होंने उन्हें आपातकाल के दौरान महीने के लिए जेल में डाल दिया था। नड्डा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी विपक्षी दल पटना में गलवैया डाल रहे हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस विरोध के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेताओं की स्थिति का क्या हो गई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पूर्व 22 महीने जेल में रहे हैं जबकि नीतीश कुमार पूर्व 20 महीने जेल में की सलाखों के पीछे रहे हैं। राहुल की दादी व कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने इन लोगों को जेल में डाला था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि हिंदुओं की बात करने वाले उन्हें पिता बालासाहेब ठाकरे को कहा करते थे कि वह शिवसेना के कभी कांग्रेस नहीं बनने देंगे और जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो वह अपनी दुकान बंद कर देंगे। आज बाल साहब ठाकरे को सोचते होंगे कि किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों में आज हो गई है, यह कैसी राजनीति है। आज पटना की धरती में राहुल गांधी का आदर सहित स्वागत करते हुए मैं जब इनकी तस्वीर देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या हो गया है, कहां से चले थे, कहां पहुंच गए हैं। नड्डा ने इस अवसर पर परिवारवाद और वोट बैंक की भी राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विकासवाद और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति का एक नई सांस्कृतिक आरंभ किया है। विपक्ष नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को निशाना बनाए जाने पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब दुनिया के प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा होती है तो यह कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। उनको पसंद नहीं आता कि दुनिया में मोदी प्रशंसा हो रही है। बता दें कि विपक्षी के कई प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता में बैठक पटना में हो रही है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दल भाजपा कड़ी चुनौती देने का मकसद का से एक मजबूती मोर्चा बनाने की रणनीति में मंथन किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। बैठक मुख्यमंत्री आवास वन अणे मार्ग पर हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, विपक्ष के कई अन्य नेता भी बैठक में मौजूद हैं। जिस तरीके से पटना में हो रही विपक्षी दल की बैठक को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी को जब जेल में डाला गया था तो उस दिन को राहुल गांधी भूल गए हैं, जहां कांग्रेस अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर अलीगढ़ के बिजोली स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत का खुला खेल खो रहा है। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ में चिकित्सा विभाग के क्लर्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उन्होंने एक व्यक्ति जो अपनी बेटी का मेडिकल कराने के लिए पहुंचता है उससे रिश्वत की मांग की। पूरा मामला थाना अतौली क्षेत्र के सीएससी केंद्र का है जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों ने मेडिकल के नाम पर जो एक व्यक्ति था उसकी बेटी के साथ अवैध व्यवहार किया गया था, मारपीट की थी। जिसका मेडिकल चेकअप कराने के नाम पर 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसमें से 5,000 रुपये उसने व्यक्ति ने कर्मचारियों को दे भी दिए, जिसका वीडियो उसने बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हालांकि जिला चिकित्सा अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं जो आम आदमी है कैसे किस तरह से पैसे लाकर उनको देता है और किस तरह से कार्रवाई की जाती है इसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल के नाम पर जो रिश्वत मांगी गई थी उसको लेकर पुलिस विभाग में भी काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। मैं प्रदीप पुंडेर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान कई बड़े समझौते उन्होंने किए हैं। बता रही हमारी सहयोगी जूही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जो अमेरिका के राजकीय यात्रा पर है, जहां जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कई समझौते पर जो है वो करार किए गए हैं। इनमें भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे तकनीक, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर में करार किए गए हैं। भारत और अमेरिका दोनों के बीच जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और आपस में बांटने का भी समझौता किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक कर उन्हें भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है।
अमेरिका सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोकॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से $2.7 अरब का निवेश करेगी। भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और ऊर्जा दक्षता समाधानों पर भारत के सहयोग की परिकल्पना की गई है। वहीं मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी प्रयास किया गया है। इसके साथ ही आर्टेमिस एक्कॉर्ड समझौता, फाइटर जेट्स इंजन प्लांट, इंडक्स एक्स की शुरुआत, प्रीडेटर ड्रोन और भारत में 2 नए अमेरिकी और ICET की शुरुआत का भी ऐलान किया गया है। दोनों नेताओं ने भारत में $10 अरब के भारत के डिजिटलीकरण फंड के जरिए निवेश करने की गूगल के पहल की वो सराहना की है। पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है। और आपको बता दें इससे दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा वो फायदा भी हो सकता है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर बदायूं में एक परेशान बुजुर्ग ने सुनवाई न होने की वजह से जहर खा लिया। आखिर पूरी खबर क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय। तो बदायूं जनपद से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक किसान ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी। वही मामला सदर तहसील का है, जहां फौती के लिए, अपने दाखिल खारिज के लिए एक किसान अधिकारियों के और प्रशासन, तहसील प्रशासन के चक्कर लगा करके परेशान होने के बाद कल दोपहर उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसकी हालत गंभीर हो गई थी। वहीं किसान को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बरेली रेफर कर दिया, जहां इसकी मौत हो गई। अब देखना यह है कि प्रशासन किसान की मौत के बाद कितना जागता है। क्या ऐसे तमाम अधिकारियों के हमेशा चक्कर लगाता रहेगा? अब देखने वाली ये भी बात है कि लगातार कई महीने से किसान जो फौती के लिए चक्कर लगा रहा था। हालांकि किसान ने विषाक्त पदार्थ खा करके जान दे दी है, मगर मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि बदायूं जनपद की 5 तहसील हैं और 5 तहसीलों पे लगभग सभी किसान इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब एक ऐसा किसान जिसने चक्कर लगा करके अपनी जान दे दी, और इसके बाद प्रशासन कितना जागेगा। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। इधर बिजनौर जिले में गुलदार का आतंक जारी है। पूरी खबर क्या रहे बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। जिले में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बिजनौर के रेहड़ इलाके का है, जहां अपनी बहन के साथ ट्यूबवेल पर नहा रहे एक मासूम बच्चे पर गुलदार ने उस वक्त झपट्टा मार दिया, जब देर शाम एक बच्चा अपनी बहन के साथ ट्यूबवेल पर नहा रहा था, और तभी गुलदार ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही गुलदार ने हमला किया, तभी उसकी बहन ने शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर पहुँचे और गुलदार को भगाया। गुलदार तो भाग गया, लेकिन बच्चे की तब तक मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो कर बुरा हाल है। साथ ही 24 घंटे में दूसरी घटना है जहां गुलदार ने 2 लोगों की जान ले ली है। इससे पहले भी गुलदार ने रेहड़ इलाके में एक महिला के ऊपर उस वक्त हमला कर दिया था, जब वो चारा लेने गई थी खेत में, और तभी गुलदार ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, उसकी भी जान ले ली थी। 24 घंटे के अंदर 2 मौत से इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वन विभाग और पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। गुलदार को नहीं पकड़ना है। वहीं वन विभाग के अफसरों का कहना है कि उन्होंने पिंजरे लगा दिए हैं और पूरी टीम सर्चिंग अभियान ड्रोन के साथ चला रही है। जब भी ऐसे ही गुलदार हाथ लगेगा, उसको पकड़कर एक सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर गुलदार के हमले से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। उधर मुंबई में हुए कोविड स्कैम की जांच में, ईडी की जांच में क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं बता रही है हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। कोरोना स्कैम को लेकर ईडी की जांच में बड़ी जानकारी मिली है। कोरोना के बाद जो स्कैम हुआ, कोरोना स्कैम को लेकर ईडी की जांच में कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मृत शवों के दौरान जो बैग खरीदे गए थे, उस दौरान बीएमसी ने उसकी खरीद में भी बड़ी घोटाला किया है। आपको बता दें, कोविड जम्बो घोटाले की आंच अब और तेज हो गई है, जहां बीते दिन आईएएस संजीव जायसवाल समेत कई दिग्गजों के घर छापेमारी हुई। वहीं इस मामले की जांच अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तक भी पहुंच सकती है। दरअसल सिंधे खेमी की माने तो कोविड घोटाले में सूरज चौहान और अन्य लोगों की जांच का तार निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे तक पहुंचने वाला है। उधर ईडी की कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रही जांच में आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे पर
निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वह डरी हुई है और कायरों की तरह लड़ रही है। आपको बता दें, ईडी ने जिन परिसरों की तलाशी ली थी उनमें आदित्य ठाकरे के सहयोगी सूरज चहाड़ और यूपीटी सांसद संजय राउत के पारिवारिक मित्र और व्यवसायी सुजीत पाटकर के साथ साथ बीएमसी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। उनमें एक अन्य उप नगर आयुक्त रमाकांत विरादर का भी नाम शामिल है। अब भी उद्धव सरकार के करीबी रहे थे। तो मुंबई में बीएमसी कोरोना घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इसको देखते हुए बुधवार को ईडी ने 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं दीक्षा चौधरी, इंडिया न्यूज़। उधर रायबरेली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पूरी खबर बता रहे हैं राजू तिवारी। आए दिन मार्ग दुर्घटनाओं के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। आपको बता दें, रायबरेली जिले में लगातार सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है और इसकी वृद्धि लगातार होती जा रही है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की सड़क हादसे में हर हफ्ते मौत हो रही है। लेकिन बात करें स्थानीय प्रशासन की तो वो मौन व्रत धारण किया हुआ है। जहां एक और परिवहन विभाग के द्वारा ड्राइवरों के हाथों में लोगों के जिंदगी की कमान दी जाती है और वो स्टीयरिंग पर बैठकर रोडवेज बस चलाते हैं। उन्हीं के बस से ही तेज रफ्तार होने के कारण 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दिया गया और टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक घटनास्थल पर ही दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें, सवाल ये उठता है कि परिवहन विभाग के द्वारा ऐसे ड्राइवरों को जिम्मेदारी दी जा रही है जो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां रोडवेज बसों से ही लोगों की मौतें हो रही हैं। तो अब बता दें कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं सड़क हादसे सड़कों के गड़बड़ होने के कारण ये हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लगातार मौन व्रत धारण किए हैं और लगातार नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। आपको बता दें, दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है और पाठ पढ़ाया जाता है कि सड़कों पर किस तरह से चलना चाहिए। लेकिन मार्ग दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही और लगातार सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे जो जिम्मेदार हैं उनका मौन व्रत कब टूटेगा और कब सड़क हादसों में रायबरेली जिले में कमी आएगी। ताज़ा मामला रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के उनई गांव के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो जाती है और घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पंचनामा कराया। वहीं रोडवेज चालक को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। एडीजी बरेली जोन प्रेमचंद मीणा मुरादाबाद मंडल के दौरे पर हैं। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाने का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी प्रेमचंद मीणा। इनके साथ ही मुरादाबाद जनपद में एसएसपी मुरादाबाद व एसपी सिटी मुरादाबाद, एसपी देहात मुरादाबाद के साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में एडीजी के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं के जायजे लिए गए। संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने का काम एडीजी प्रेमचंद मीणा के द्वारा किया गया है। एडीजी ने थाने में पहुंचकर सबसे पहले तो पुलिसकर्मियों के द्वारा एडीजी बरेली को सलामी दी गई, जिसके बाद माल खाने का निरीक्षण एडीजी के द्वारा किया गया। वहीं थाने में मौजूद तमाम वाहनों को भी एडीजी बरेली के द्वारा देखा गया है। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने का काम एडीजी बरेली के द्वारा किया गया है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। इधर सिद्धार्थनगर में अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आ रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विकास खंड के उड़वलिया गांव का मामला है। जमीनी हकीकत आपको बता दें कि वहां पे पशु शेड और पंचायत भवन और जैसे शौचालय होते हैं ग्रामीणों और जो लाभार्थी हैं उनको नहीं मिल पाता, सिर्फ कागजों में दौड़ती रहती है। कागजों में आप देखेंगे तो उनको ये हकीकत मिल चुकी है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत आपको बताएं तो ज़मीनी स्तर पे उनको न शौचालय मिल पाया, न पंचायत भवन मिल पाए, न पशु शेड मिल पाए। और इतना भ्रष्टाचार है कि इस मामले में जब सीडीओ से बात की गई तो उनका कहना है कि आपके माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का रवैया है तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये जांच करानी चाहिए। जांच कराने के बाद जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो मौके पर ना ही पंचायत भवन है, ना ही पशु शेड है, ना ही शौचालय सही तरीके से बने हुए हैं। ऐसे में
लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। अब देखने की बात यह है कि सीडीओ इस पर कितना ध्यान देते हैं और उनको कब न्याय मिलती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया न्यूज़। उन्नाव में बारिश के पानी की वजह से गड्ढे भर गए हैं, जिसमें डूबकर 2 मासूमों की मौत हो गई। अब बता रहे हमारे सहयोगी। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी की लापरवाही से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना बीघापुर क्षेत्र के अटवट गांव का है, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी द्वारा निर्माण कराया जा रहा, जिसके चलते जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। और वहीं 2 दिनों से उन्नाव में झमाझम बारिश हो रही थी, जिसके चलते वे गड्ढे पूरे पानी से लबालब भरे हुए थे। वहीं गांव के 2 बच्चे खेलने के बहाने घर के बाहर निकले और उस गड्ढे में जा गिरे, जिसके चलते वो बच्चे डूबकर उनकी वहां पर दुखद मौत हो गई। हालांकि ग्रामीण तुरंत पहुंचे और उन दोनों बच्चों को उन गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन जब तक बाहर निकाला गया दोनों बच्चे मौत के घाट उतर चुके थे। वहीं एसडीएम बीघापुर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं परिवारजनों को सांत्वना देते हुए आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निकले। मथुरा में 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, बता रहे हमारे सहयोगी मनोहर पटेल। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर 24 जून को मथुरा पहुंचेंगे। इस दौरान वह 2 दिन तक मथुरा में ही रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के एक भवन का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं इस दौरान वह एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, जहां पर वह विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के वह स्वयं अध्यक्ष भी हैं। इसी बिल्डिंग में, इसी भवन में उनका एक ऑफिस भी बनाया गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। उनका जो ऑफिस है वो यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सूबे के मुखिया है वो स्वयं यहाँ पर वो बैठा करेंगे और कहीं ना कहीं जब उनका मथुरा में आगमन होगा तब यहाँ पर बैठा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान विकास कार्यों का भी जायजा लगाएंगे। सभी जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो सेठ BN पोद्दार जो कॉलेज है वहाँ पर एक जनसभा को भी योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान जो कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अगर बात करें तो वो जो कि तय प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। इस दौरान उनके लिए कड़ी सुरक्षा का घेरा बनाया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल भी इस दौरान लगाया गया है। 2 दिन तक मथुरा में ही योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। रात्रि उनका प्रवास भी मथुरा में ही रहेगा। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में ताही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।